हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको डीओई की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला है, ठीक है, क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, तो वो कराऊंगी। वैसे तो आपको 2 प्रैक्टिस पेपर मिले हैं डीओई की साइड से, ठीक है। तो आज हम पहला पेपर करेंगे जिसमें से हम सेक्शन 1 करेंगे। पार्ट ए का जो सेक्शन 1 है ना, 1 to 16 मार्क्स के क्वेश्चंस वो करेंगे, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है आपके पास, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली, प्रैक्टिस पेपर 1 क्लास 10 2020 to 21 मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का पेपर है ये, ठीक है। ड्यूरेशन दे रखी है 3 आवर्स की, टाइमिंग्स दे रख सॉरी मार्क्स दे रखे हैं 80। उसके बाद आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। ये पेपर दोनों ही मीडियम के लिए आया, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए पेपर आया। तो ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस है और ये हिंदी वाले बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम में मैथ्स करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम 16 क्वेश्चन ही करने वाले हैं, बाकी के अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पार्ट ए यहाँ पर लिखा हुआ है, सेक्शन 1 लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आर ऑफ 1 मार्क। 1 मार्क के क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज, ठीक है, या फिर को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्याओं, इनका एचसीएफ होता क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा आप कि को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है ना, वो हमेशा 1 होता है, हमेशा। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन है और सिर्फ एक ही 1 ही लिखना है आपको, तो पूरा 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास यहाँ पर, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -3 एंड द प्रोडक्ट इज -10। एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके बहुपद के शुणांकों का योग -3 एवं गुणनफल -10 है। देखो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, चैप्टर नंबर 2 का है ये। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है, प्रोडक्ट आपको दे रखा है, आपको पॉलिनोमियल बहुपद आपको लिखना है। अब आप लिखोगे कैसे उसको, तो कैसे करते हैं हम उसको। सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है, -b/a, है ना। अब ये मुझे -3 दे रखा है, तो -b/a, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। उसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, वो होता है c/a। प्रोडक्ट मुझे दे रखा है यहाँ पर -10, c/a, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। तो a मेरे पास 1 आ गया, b मेरे पास देखो इस माइनस से माइनस तो कट हो गया, है ना। तो b मेरे पास 3 आ गया और c मेरे पास -10 आ गया। ए बी सी तो मिल गए, लेकिन इनका करना क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं क्यूपी लिख रही हूँ उसको, वो होती है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस का c। बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। a की जगह a लिख दिया, b की जगह b लिख दिया और c की जगह c लिख दिया, ठीक है ना। तो x² प्लस 3x माइनस का 10, ये आपका बहुपद आ गया जो आपको निकालना था। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने ये एक्सरसाइज भी आपको पूरी करा रखी है, ठीक है। तो अगर आपको उसके और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं तो आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास यहाँ पर, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 47/2 into 5 टर्मिनेट। इसके साथ एक इंटरनल चॉइस आपको दे रखी है, ठीक है। पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे, फिर इंटरनल चॉइस वाला देखेंगे। कितने दशमलव स्थानों के पश्चात संख्या, ये संख्या आपको दे रखी है, का दशमलव प्रसार 7 होगा। मतलब कितने दशमलव के बाद जो है ये नंबर जो है वो रुक जाएगा, टर्मिनेट का मतलब हो जाएगा रुक जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का है ये क्वेश्चन आपके पास, लास्ट एक्सरसाइज है उसकी, उसका क्वेश्चन है ये। तो अब हम इसे पता कैसे लगाएंगे कितने का होगा, पूरा सॉल्व करके डिवाइड करेंगे, बिल्कुल नहीं। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना तो हम नहीं करेंगे, वरना 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना। देखो करना क्या है आपको, यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 2 की पावर 5 की पावर 2 है, तो ये वाली पावर बड़ी है ना आपके पास, तो डायरेक्ट मेरा आंसर यहीं से ही निकल रहा है वैसे तो, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 3 है, जिसकी पावर बड़ी होती है उतने डेसिमल प्लेस के बाद वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन इन केस अगर ये सॉल्व करने को आ गया तो कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 47, अब इसको भी ना 5 की पावर 3 बना दो। अब वो कैसे बनाए 5 की पावर 3, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं और एक एक बार 5 से और इंटू कर देते हैं, ऊपर नीचे अंश में और हर में, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया। अब देखो
ये तो आपके पास 235 हो गया, और ये कितना हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो आप इसको ये लिख सकते हो ना फिर, तो 2 इंटू 5 की पावर 3, इसका मतलब 235 अपॉन में 10 की पावर 3 है ना। तो 235 अपॉन में 1000, देखो हो गया नहीं हो गया, 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट आ गया ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही है ना। तो आपसे वही कह रहा था, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस, मतलब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स होंगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो आंसर तो हमने पहले ही निकाल लिया था, पर अगर हमारे को सॉल्व करके निकालना हो तो हम इसको ऐसे निकालेंगे। ठीक है, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। बाकी आगे का पूरा ही लिख देना, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट, यहाँ पर आप आगे कंटिन्यू इसको पूरा लिख देना। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख देंगे, कितना दशमलव स्थानों के बाद 3 दशमलव स्थानों के पश्चात। ठीक है ना, चलिए ये तो आसान सा था, और वाला देखते हैं, वो इससे भी आसान है, पर उसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। हमसे कह रहा है यहाँ पर गिवन दैट HCF, आपको HCF दे रखा है इन दोनों डिजिट्स का 6, एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम क्वेश्चन है, HCF दे रखा है 6, एलसीएम आपको निकालना है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, HCF इंटू में LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। याद होगा आपको ये फॉर्मूला, है ना, HCF इंटू LCM इंटू में दो जो संख्या है उनका गुना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बस वही करना है। HCF की जगह 6 लिख देती हूँ, LCM नहीं पता है मुझे, दो नंबर्स कहां से लाऊं मैं, नंबर्स भी नहीं पता मुझे। तो देखो जिन दो नंबर्स का मैंने HCF निकाला है ना, यहाँ पर मैं उन्हीं दो नंबर्स की बात कर रही हूँ। LCM भी तो इन्हीं दो का निकालना है, और HCF भी मुझे इन्हीं दो का दे रखा है ना। तो इसका मतलब हम इन्हीं दोनों नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, बस LCM निकाल दो, यहाँ पर ये 6 मल्टीप्लाई का इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड का हो जाएगा, डिवाइड कर दिया मैंने इसको, इसको इससे मैंने कट कर दिया 9 पे। अब क्या किया मैंने, 336 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3024, ये मेरा एलसीएम आ गया। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपसे यहाँ कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 1.54 मीटर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 200 रिवोल्यूशंस। तो डायमीटर दे रखा है आपको एक व्हील का, ठीक है ना, और आपसे कह रहा है कि हाउ फार इट विल इट ट्रेवल, 200 रेवोल्यूशंस में वो कितना ट्रेवल करेगा, वो व्हील वो बताना है। एक पहिए का व्यास 1.54 मीटर है, 200 चक्करों में ये कितनी दूरी तय करेगा वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं निकालती हूँ कि एक चक्कर में कितने करने वाला है। तो एक चक्कर अगर मैं यहाँ पर व्हील बनाऊं, तो एक चक्कर का मतलब मैं यहाँ भार भार की तो बात कर रही हूँ, इस भार भार की, अंदर की तो मैं बात ही नहीं कर रही। और जब मैं भार भार की बात कर रही हूँ मतलब पेरीमीटर, है ना, परिधि की तो बात कर रही हूँ मैं यहाँ, तो वही चीज हम यहाँ लिख लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 2 पाई आर। सर्कल का पेरीमीटर यही होता है ना, 2 पाई आर। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल इन 200 रेवोल्यूशन, तो 200 इंटू 2 पाई आर। ठीक है ना, 200 ऐसी है, ये 2 ऐसी है, पाई की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 22/7। अब बात आती है यहाँ पर आर की, आर तो नहीं दे रखा, हाँ मेरे को व्यास दे रखा है डायमीटर, तो मैं आर निकाल सकती हूँ ना, फिर 1.54 अपॉन में 2 कर देती हूँ, यही आएगा ना आर, डायमीटर अपॉन में 2, आर इज इक्वल टू डी अपॉन में 2, है ना। तो चलिए आर भी यहाँ लिख देते हैं, फिर यहां से पॉइंट हटाया तो यहाँ 2 0 आ गई। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, इसको कट करते। ठीक है, तो देखो दो, अच्छा ये तो पूरा 200 से 200 कट हो गया। ठीक है, अब बचा क्या आपके पास, ये बचा। ठीक है, ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, कट कर देते हैं। तो 7 से मैंने इसको कट किया तो 11 आ गया, तो मेरे पास बचा 2 इंटू 22 इंटू में 11। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 44 को क्या करती हूँ 11 से इंटू कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो देखो, अच्छा देखो यहाँ पर मैंने गलती से 11 लिख दिया है, ये 22 आएगा कट करके, तो हम इसको 22 कर देते हैं, उसके बाद अपना आंसर निकालते हैं। तो यहाँ 11 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 22 है। अब आपने क्या करना है, 22 को 22 से इंटू कर लो, और फिर उसको एक बार 2 से इंटू कर दो,
तो 968, तो 968 मीटर आपका आंसर आ गया। इसका मतलब हाउ फार विल इट ट्रेवल, 968 मीटर ट्रेवल करेगा 200 एवोल्यूशंस में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। तो क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस 234 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 234 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको इसके फैक्टर निकालने और कुछ नहीं करना है, तो जल्दी से इसके आप यहाँ पर फैक्टर निकालते हैं। 234 तो 2 से जा रहा है पहले तो, क्योंकि इसके लास्ट में 4 लगा हुआ है। अभी ये किससे जा रहा है, 3 से, है ना, क्योंकि 3 की टेबल में आता है, रूल लगाया मैंने, 7 + 1 + 1 9, 9 3 की टेबल में आता है, तो ये भी आता है 39, ये अभी भी 3 की टेबल में आता है। अब ये 3 की में नहीं आता क्योंकि 13 मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 234 कितना आ गया, 2 × 3 × 3 × 13, तो 2 × 3 की पावर 2 × में 13, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए अब हम। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर। लिखा है यहाँ पर स्पेशली पाई ये लेना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चतुर्थांश के का क्षेत्रफल होता क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना। सर्कल का एरिया, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है। चतुर्थांश मतलब 1/4, तो वो मैंने 1/4 कर दिया। 22/7, आर की जगह आर तो मुझे दे ही रखा है 14, इसको इससे काट दिया 2 पर, इसको इससे काट दिया 2 पर। ठीक है, इस 2 से इसको काट दिया 11 पर, फाइनली 11 × 14 बचा, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। बहुत आसान था ये 1 मार्क का क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला याद है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, फिर इसमें एक चॉइस है इंटरनली, पर हम दोनों करने वाले हैं, एग्जाम में आप एक करने वाले हो। ठीक है, देखो, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन, व्हाट टाइप ऑफ लाइन विल इट्स ग्राफ रिप्रेजेंट। दो चर वाले एक रेखिक समीकरण युग में अद्वितीय हल है, इसके ग्राफ किस प्रकार की रेखाएं प्रदर्शित करेंगे। तो आपको कह रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसके यूनिक सॉल्यूशन है, तो किस टाइप की लाइन होती है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन ही तो होती है, प्रतिच्छेदिक रेखा, है ना। तो इसका आंसर तो डायरेक्ट ही आ गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हाट टाइप ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग, ऐसी लाइंस बनेगी कट करती हुई। ठीक है, और पार्ट भी एक, वो भी देखते हैं क्या कह रहा है और पार्ट में। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैंने अभी स्टार्टिंग से वो चीज नोटिस की है कि अगर इंटरनल चॉइस आ रही है ना, तो ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, तो ये भी चैप्टर नंबर 3 का ही क्वेश्चन है। इसका मतलब आप एक भी चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते हो बोर्ड एग्जाम में, करने आपको सारे इस चैप्टर है। ठीक है ना, देखो, for 3x - 7y is equals to 10, express y in terms of x। 3x - 7y is equal to 10 के लिए y को x के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या करना है इसमें, आपको y की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना, बस निकालनी किस फॉर्म में, x की फॉर्म में। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे को x की वैल्यू नहीं पता, इसलिए x की फॉर्म में निकलेगी वैल्यू। ठीक है, चलिए निकालते हैं। ये माइनस का इधर लिया, इधर करके माइनस कर दिया, और ये माइनस का 7y था उधर ले गई, y की तो वैल्यू निकालनी है, आ गई y की वैल्यू, आई नहीं आई x की फॉर्म में, है ना। तो ये है क्वेश्चन, देखने में लग रहा था कि इसमें करना क्या है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं करना, एक्सप्रेस y कह रहे हैं ना, आप y की वैल्यू निकालो, खुद ही x के फॉर्म में ही निकलने वाली है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। गुणांकों के अनुपातों की तुलना करते हुए ज्ञात कीजिए कि रेखिक समीकरण युग्म दो दे रखे हैं, ये संगत है या असंगत है। कैसे पता चलेगा, तो कंसिस्टेंट तो तब होते हैं ना जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है ना। तो चलिए पहले वही करके देख लेते हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है ना, ये दो है, तो a1/a2 देखें, चलो, मतलब यहां तो कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, यहां पर 3 है, ये होता है ना a1 पूरा, और ये a2 हो गया ये वाला। ठीक है, b1/b2 देखते हैं, चलो, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 4 है, तो -1/2 है। c1/c2 देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है नहीं है ये दोनों, और जब ये नॉट इक्वल टू होते हैं तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट।
मतलब संगत। बस आगे C1/C2 देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। Probability of happening of an event is 3/7. What will be the probability of not happening of that event? एक घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/7 है, उस घटना के ना घटने की प्रायिकता क्या होगी? तो हमने एक फॉर्मूला किया था, ये वर्कशीट में आप लोगों को याद होगा तो, कि अगर होने की और ना होने की दोनों का जो योग होता है, सम जो होता है, वो 1 होता है हमेशा, है ना। तो ना होने की कैसे निकालू? 1 में से होने की माइनस कर देती हूँ, उस घटना के होने की प्रायिकता को 1 में से माइनस कर देती हूँ, तो ना होने की आ जाएगी। ठीक है ना, तो कैसे करने वाले हैं हम? 1 माइनस पीई मतलब होने की प्रायिकता 3/7। अब यहाँ पर तो बेस सेम नहीं है, ये 1 है ये 7 है, तो चलो इसको भी 7 बना देते हैं। 7/7 कट होके तो 1 ही आने वाला है ना। 7/7 इसलिए लिखा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 7 था। ठीक है, आ गया लो आपका आंसर 4/7। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, अ सर्वेयर वांट्स टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। ही मेजर्स एंगल ए एज 10A is equals to 3/4. What is the height of the tower if A is 40 meter from its base as shown in the figure? एक निरीक्षक एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना चाहता है। उसने कोण A के लिए 10A is equal to 3/4 प्राप्त किया। ठीक है, आकृति अनुसार यदि A मीनार के आधार से 40 मीटर दूरी पर स्थित है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? क्या करना है इसमें आपको? इसमें आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार तो आपको ये दिख रहा होगा ना, यही है ना आपका टावर, है ना। इसकी ऊंचाई निकालनी है। देखो एक चीज हमें यहाँ सीधी सीधी दे रखी है 10A, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना, सीधा सीधा यहाँ पर लिखना है 10A is equal to 3/4 है। और अगर आप अपने पंडित बद्री प्रसाद को जरा याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो वो था P/B, था नहीं था? तो 10A की बात करूं ना मैं, तो P क्या होगा? BC। अब B क्या होगा? BA इज इक्वल टू 4/3, ऐसे ही रहने दो। अब देखो BC नहीं पता क्योंकि यही तो मेरी हाइट ऑफ द टावर है, और BA पता है 40 है ना। तो BC कितना आ जाएगा? उसको मैं उधर ले आई 40 को, डिवाइड का था तो मल्टीप्लाई का हो गया। ठीक है ना, एक सेकेंड छोटी सी गलती हो गई है यहाँ पर, वो ये हुई कि यहाँ पर 3/4 था। ठीक है ना, तो ये था 3/4। बस अब आंसर कट किया, BC आ गया मेरा 30। और मुझे BC तो निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, पर लास्ट में आप लिख के जरूर आओगे वरना आधा नंबर कट जाता है इसका। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 30 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हम। द मीडियन ऑफ अ गिवन डेटा विद द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दिए गए आंकड़ों का माध्यक जिनके प्रेक्षण आरोही क्रम में है इतना है, x का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में ना आपको मीडियन पहले से ही दे रखा है, और ये भी बोल रखा है कि जो आपको ये डेटा दे रखा है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, आरोही क्रम में ये लगा रखा है, आपको तो x निकालना है। तो कैसे हम यहाँ x निकालने वाले हैं? मीडियन है क्या? मिडल वैल्यू तो होती है, बीच की जो संख्या। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं बीच की संख्या है कौन सी, तो 3 संख्या तो मैंने यहाँ छोड़ दी और 3 संख्या यहाँ छोड़ दी। अब बीच की ये दोनों संख्या है, दो तो नहीं हो सकते ना, तो हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकाल देते हैं। ठीक है ना, अब मीडियन तो मुझे पहले से क्वेश्चन में दे रखा है 27.5, और ये कितना हो गया? 2x + 5/2। ठीक है, अब इस 2 को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 55 मल्टीप्लाई करके, ये माइनस का 5, इधर 2x बचा। 50 इज इक्वल टू 2x, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 50/2, कट करके 25 मेरा आंसर। x की तो वैल्यू निकालनी थी, निकल गई x की वैल्यू 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम अपने। लिखा है
If a line segment AB is to be divided in the ratio 5:8 internally, we draw a ray AX such that angle BAX is an acute angle. What will be the minimum number of points to be located at equal distance on ray AX? एक रेखाखंड AB को 5:8 अनुपात में अतिरिक्त विभाजित किया जाता है। हमने एक किरण AX इस प्रकार खींची कि कोण BAX एक न्यून कोण है। किरण AX पर समान दूरी पर अंकित किए जाने वाले बिंदुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी? देखो इतना आपको देख के पता चल गया, ये आपका कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है, क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 का, है ना। हमने इसकी कुछ वर्कशीट्स भी की है, लास्ट की 2-3 वर्कशीट 71, 72 और 73 की है ना। तो हम करते क्या थे, एक लाइन बनाते थे, जितने भी सेंटीमीटर के वो बोलता था, फिर यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनाते थे, उसके बाद यहाँ पर कुछ चाप लगाते थे। ये चाप हम लगाते कैसे थे, जितनी ये रेशो होती थी इनको जोड़ के लगाते थे, है ना। तो 5 + 8 13, इसका मतलब यहाँ पर मैं वो 13 आर्क लगाने वाली हूँ, पॉइंट बनाने वाली हूँ। वही चीज वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ रे AX। ये A है, ये B है और ये X है, तो कितने आएंगे मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट? तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 13। तो 13 विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन रे AX। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी लिख देंगे, किरण AX पर समान दूरी पर अंकित किए जाने वाले बिंदुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो 13 न्यूनतम संख्या होगी किरण AX पर समान दूरी पर अंकित किए जाने वाले बिंदुओं की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम अपने। क्वेश्चन है, फिर इसमें देखो इंटरनल चॉइस है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो क्या थी पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम यही तो थी कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, अगर मैं यहाँ पर आपको बना के दिखाऊं, तो जो इसके कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है, वो किसके बराबर होता है? इन दोनों के वर्ग के, लंब और आधार के वर्ग के योग के समान होता है ना। इन दोनों का वर्ग और उसके बाद इनको जोड़ना उसके समान होता है। यही तो थी पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो बस आपको सिर्फ कथन लिखना है, ये आपके बुक में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपको। चैप्टर नंबर 6 का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूँ इंग्लिश में, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of the square of the other two sides। ठीक है, वही चीज मैंने लिख दी है जो अभी मैंने आपको यहाँ फिगर में समझाई है। ठीक है, चलिए अब इसमें फिर एक इंटरनल चॉइस है, तो वो भी देख लेते हैं क्या है इंटरनल चॉइस। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर किसके है? ट्राइंगल DEF के। तो कोण A आपको 45 दे रखा है, कोण B आपको 55 दे रखा है, कोण E निकालना है। सेम हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही क्वेश्चन है, बिल्कुल कोण E आपको निकालना है। तो आप देख रहे हो ये भी चैप्टर नंबर 6 का है। हम स्टार्टिंग से यही पॉइंट नोट करते हुए आ रहे हैं कि इंटरनल चॉइस में सेम चैप्टर्स के ही क्वेश्चंस हैं, तो एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है ना। तो देखो दो ट्राइंगल है ना, चलिए पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। माना कि 1 मार्क के क्वेश्चन है, लेंथी हो जाएंगे लेकिन आपको समझ आने चाहिए एग्जाम में आप इन्हें, ताकि जल्दी जल्दी कर सको। ठीक है ना। तो देखो ABCDEF, अब कह रहा है कि जो ये कोण A है ये 45 है और जो कोण C है वो 55 है। पहली बात तो ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं, सिमिलर है, तो जितना कोण A होगा उतना ही कोण D होगा, है ना। और जितना कोण C है उतना ही कोण F होगा। ठीक है नहीं? ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देती हूँ कि कोण A इजिकल टू कोण D होगा इजिकल टू 45 डिग्री, कोण C इजिकल टू कोण F होगा इजिकल टू 55 डिग्री, फिर तो कोण B इजिकल टू कोण C होगा, सॉरी E होगा, है ना। फिर तो ये वाले दो कोण भी बराबर होंगे। अब मुझे ये E ही निकालना है, तो या तो आप B निकाल लो या डायरेक्ट E निकाल लो, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पर B निकाल लूं क्योंकि मुझे A और B की इंफॉर्मेशन गिवन है, A और C की। ठीक है ना, तो कैसे निकालने वाले? इन ट्राइंगल ABC
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 होगा। तीनों कोणों का सम जो है वो 180 तो होता है। तो 45 प्लस बी ऐसे ही छोड़ दो, सी भी पता है 55 इज इक्वल टू 180। लो यहां से आपके पास एंगल बी आ गया, 180 माइनस 55 माइनस 45, तो एंगल बी आपके पास 80 आ गया। और जब एंगल बी 80 है तो एंगल ई भी 80 होगा। एंगल ई तो आपको निकालना है, इट मीन्स एंगल ई कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है ना। और यहाँ आप रीजन में लिख सकते हो कि ये आपके सिमिलर ट्राइंगल है। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो आपका कोण ई यहां से आ गया 80 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए। फिर चॉइस है आपके पास यहाँ पर, देखते हैं चलो कौन से चैप्टर का है। A bag contains 6 red balls and 5 blue balls. One ball is drawn at random. What is the probability of getting a blue ball? Probability का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 15। तो इसमें भी पक्का प्रोबेबिलिटी ही होगा, दिख रहा है मुझे यहाँ, देखो ये रहा प्रोबेबिलिटी, है ना। एक थैले में 6 लाल गेंद और 5 नीली गेंद है। एक गेंद यथाचित निकाली गई, नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या है। सेम क्वेश्चन है, एक बैग में रेड और ब्लू बॉल्स है। तो सबसे पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मैं यहाँ लिख लेती हूँ, वो कितनी है मेरे पास 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लू बॉल की, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे मेरे पास। ब्लू बॉल है कितनी उस बैग के अंदर 5, तो 5 और टोटल कितनी बॉल है 11। ये लो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये आपकी प्रायिकता आ गई है ना। आसान क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं। और वाला देखते हैं, वो भी प्रोबेबिलिटी गई है। A die is thrown once. What is the probability of getting an odd number? आपने एक डाई को, डाइस जो होता है उसको एक बार फेंका है, ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, ऑड नंबर की। एक पासे को एक बार फेंका गया, एक विषम संख्या यानी कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वही चीज है, आपको विषम संख्या बतानी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑड नंबर होते कौन कौन से डाइस पे, कौन कौन से होते हैं ऑड नंबर भाई, विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5, 3 ही तो होती है। और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं हमारे पास, डाइस पे तो 6 नंबर होते हैं ना। बस प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास ऑड नंबर की, कितने हैं 3 और 6, कट किया 1/2 मेरा आंसर, है ना आसान। दोनों ही प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत आसान थे, चॉइस वाला भी और ऊपर वाला भी ना, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी एक कर सकते हो, दोनों मत करिए ना गलती से भी, नंबर तो किसी एक के ही मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए अब हम। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 देन फाइंड कॉस थीटा। साइन थीटा दे रखा है, कॉस थीटा निकालना है। चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमितीय है, या फिर ये बोलो ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा इतना है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, फटाफट से अपनी शीट पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइड में लिख लो जल्दी से। ठीक है, अब हम यहाँ पर बनाते हैं एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। नाम आप देना चाहो देना, नहीं देना चाहो मत देना। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर थीटा ले लिया है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, साइड में रफ में ही ये फिगर बना के करना है आपको। हाँ, तो हमको कह रहा है कि साइन थीटा मतलब P अपॉन H हमें दे रखा है, तो P मेरे को यहाँ पर 12 दे रखा है, H मेरे को 13 दे रखा है। अब कॉस थीटा के लिए तो मुझे B अपॉन H चाहिए ना, है ना, तो पहले B निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब AC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो 169 इज इक्वल टू 144 प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस कर देते हैं, तो BC स्क्वायर मेरा आ गया 25, इसका मतलब BC कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। बस अब तो मेरा कॉस थीटा निकल ही जाएगा। B अपॉन में H होता है, B मेरे पास BC और H मेरे पास AC है, तो BC मैंने 5 निकाला है और H मेरे पास 13 है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना छोटा सा क्वेश्चन, तो जल्दी से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए 1 मार्क के। सेक्शन ए जो आपका फर्स्ट पार्ट है ना, इसका पार्ट ए का वो खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो, a pendulum swing through an angle of 30 degree, describe an arc of 17.6 centimeter in length, find the length of the pendulum। और भी है, फिर से इंटरनल चॉइस में है, जब भी और वाले क्वेश्चन आते हैं तो एक उम्मीद से होती है, हाँ चलो ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला अटेम्प्ट कर लेंगे, पर जब देखते हैं ना दोनों ही सेम चैप्टर के क्वेश्चन है, तो फिर ये लगता है ओ फिर तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा अच्छे से आता है ना। देखो चैप्टर 12 के हैं दोनों, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन हम करते हैं।
एक दोलन 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गति करता है तथा 17.6 सेंटीमीटर लंबाई की एक चाप बनाता है। इस दोलन की लंबाई ज्ञात कीजिए। पेंडुलम है जो एक एंगल बना रहा है, ठीक है, उसकी आर्क की लेंथ दे रखी है हमें, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम हमें निकालनी है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो क्या, लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये एक फॉर्मूला चैप्टर नंबर 12 में है ये, है ना। वो क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। अब लेंथ ऑफ आर्क तो मुझे दे ही रखी है 17.6, थीटा भी मुझे दे रखा है, 360 ऐसी है, 2 ऐसी है, पाई की जगह कुछ नहीं बोला, मैं 22/7 रख देती हूँ। और लेंथ ऑफ पेंडुलम मतलब आर ही तो मुझे निकालनी है ना, ऐसा ऐसा कुछ होती है ना फिगर, ऐसी जी, तो ये आर ही तो निकालनी हुई मुझे, तो यहां से मैंने पॉइंट हटा दिया, यहाँ 10 लगा दिया, ठीक है ना। इसको इससे कट कर देती हूँ, यहाँ से 0 से आप चाहो तो पहले 0 भी काट सकते हो, मैं 0 से 0 ही काट देती हूँ। अब इसको इससे काटती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 आ गया, 2 से इस 12 को काट देती हूँ, 6 आ गया। फाइनली बचा क्या, तो ऊपर तो 22 बचा, इंटू में आर बचा है, और नीचे मेरे पास 6 इंटू में 7 बचा है। चलिए आर की वैल्यू निकालनी है, तो 176 के पास इन दोनों को ले जाते हैं, 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 10 के पास 22 को ले जाते हैं, ठीक है ना। 22 से इसको कट कर देते हैं, 8 पे ये कट हो रहा है, ये 2 पे दोनों कट हो रहे थे, बचा 4 इंटू 6 इंटू 7, और नीचे बचा सिर्फ 5, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देती हूँ डायरेक्ट, तो मेरा आंसर आ जाएगा। आ गया, बस लास्ट वाली लाइन जरूर लिखनी है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये लिखना मत भूल जाना, वरना आधा नंबर कट जाएगा, इतनी मेहनत भी होगी और आधा नंबर चला जाएगा, यूनिट भी लगानी है, ठीक है ना। चलिए एक लास्ट है, छोटा सा क्वेश्चन है और वाला, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है, बहुत आसान है ये, सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है ना। देखो हाँ, तो क्या होता है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, आपको पता है मैंने इस पूरे चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उनकी एक वीडियो अलग से बना रखी है, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूले से लिखे हैं, ताकि आपको ढूंढने ना पड़े बुक में, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा एक बार सारे फॉर्मूलेस, और अपनी कॉपी में एक जगह नोट डाउन कर लेना, ताकि एग्जाम टाइम पे आपको ना वो ढूंढने ना पड़े फॉर्मूलेस, ठीक है। देखो थीटा की जगह थीटा रखा, 360 ऐसी है, पाई की जगह पाई रख दिया, कुछ नहीं बोला था तो 22/7 रख दिया, आर की जगह आर रख दिया, जो जो दिया है बस सिर्फ पुट किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। इससे डायरेक्ट इसको काट दिया 6 पे, इस 6 को डायरेक्ट इस 6 से काट दिया, बस आंसर आ गया। आप चाहो तो यही छोड़ सकते हो, टाइम बचे एग्जाम में तो मल्टी डिवाइड करके जरूर लिख देना, नहीं बचे तो यही लिखना और डायरेक्ट लिख देना यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यहीं पर ही, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। इसी के साथ हमारे पास जो पार्ट ए था, ए का जो फर्स्ट सेक्शन था वो कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है ना, हम उसमें केस स्टडी क्वेश्चंस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप पहले ये वाले क्वेश्चन 16 अच्छे से कर लीजिए, पूरे 16 क्वेश्चन, फिर हम 17 से करेंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आई बटन ऑन रखिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।